13 दिसंबर 2001 वो एक मंगलवार था। दिल्ली में सर्दी थी, धूप निकली हुई थी और संसद भवन के गलियारों में भारत के सबसे ताकतवर लोग बैठे थे। मंत्री, सांसद, अधिकारी, वो लोग जो इस देश की दिशा तय करते हैं, वो लोग जिनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। उस दिन उन्हीं लोगों को मारने की साजिश रची गई थी और वो साजिश लगभग कामयाब हो गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहस हो रही थी। बाहर सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। गेट पर चेकिंग हो रही थी। हर गाड़ी रुक रही थी। हर चेहरे को पहचाना जा रहा था। तभी सुबह के करीब 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट नंबर 1 से अंदर दाखिल हुई। उस गाड़ी पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। किसी को शक नहीं हुआ। गाड़ी आगे बढ़ी और फिर जो हुआ उसने पूरे देश की नींव हिला दी। उस गाड़ी में 5 हथियारबंद आतंकी थे। AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौलें और उनके शरीर पर बंधे विस्फोटक। उनका मिशन था संसद के अंदर घुसना और जितने ज्यादा नेताओं को हो सके मार देना। अगर वो कामयाब हो जाते तो भारत का लोकतंत्र उस दिन खून में नहा जाता। लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। उपराष्ट्रपति के काफिले की एक गाड़ी उस आतंकी कार के रास्ते में आ गई। टक्कर हुई और उस टक्कर की आवाज ने एक सुरक्षा कर्मी का ध्यान खींचा। CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी जो वहां ड्यूटी पर थीं, उन्होंने उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। जवाब में उन्हें गोली मिली। वो शहीद हो गईं। लेकिन उनकी उस एक हरकत ने पूरे हमले का रुख बदल दिया। अलार्म बज गया। सुरक्षा कर्मी हरकत में आ गए और जो लड़ाई शुरू हुई वो अगले 35 मिनट तक चली। 5 आतंकी मारे गए, लेकिन उनके साथ 5 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए। एक माली, एक पत्रकार, कुल 8 लोग जिन्होंने उस दिन अपनी जान दी। संसद भवन के अंदर जो सांसद थे उन्हें बंकर में बंद कर दिया गया। बाहर गोलियां चल रही थीं, धमाके हो रहे थे और भारत की सबसे सुरक्षित इमारत एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। जब धुआं छौंटा तो सवाल उठा, ये कौन थे? जांच शुरू हुई और जो धागा मिला वो सीधे पाकिस्तान तक जाता था। इंटेलिजेंस रिपोर्टें कहती थीं कि इस हमले के पीछे 2 संगठनों का हाथ था, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। दोनों पाकिस्तान में पले बढ़े। दोनों के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जाते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ ही दिनों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें एक नाम था अफजल गुरु, कश्मीर का रहने वाला। उस पर आरोप था कि उसने हमलावरों को दिल्ली में ठिकाना दिलाया, उनकी मदद की, साजिश का हिस्सा रहा। अफजल गुरु का मुकदमा आने वाले 12 सालों तक चलता रहा। लेकिन उससे पहले देश के बाहर एक और तूफान उठ रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया। कहा इस हमले की योजना पाकिस्तान की जमीन पर बनी। पाकिस्तानी एजेंसियां इसमें शामिल थीं। पाकिस्तान ने इनकार किया और फिर दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाएं सरहद पर खड़ी कर दी। ऑपरेशन पराक्रम। भारत ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती शुरू की। 5 लाख से ज्यादा सैनिक सीमा पर, टैंक, तोपें, लड़ाकू विमान। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। दोनों तरफ परमाणु हथियार थे। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सबने दखल दिया। कूटनीतिक दबाव बना और धीरे धीरे वो तनाव कम हुआ जो किसी भी वक्त विस्फोट में बदल सकता था। युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो भी कम नहीं था। उस सीमा तनाव में 1 साल से ज्यादा वक्त तक सैकड़ों भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक बारूदी सुरंगों और हादसों में मारे गए। बिना युद्ध के युद्ध हो चुका था और देश के अंदर कानून का पहिया चलता रहा। अदालत में अफजल गुरु का मुकदमा साल दर साल आगे बढ़ता रहा। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी। और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई। वो याचिका सालों तक दबी रही। राजनीति हुई, बहसें हुई। कुछ लोगों ने कहा अफजल निर्दोष है, कुछ ने कहा उसे तुरंत फांसी दो। कश्मीर की सड़कों पर उसके समर्थन में नारे लगे। दिल्ली की सड़कों पर उसके खिलाफ। वो मुकदमा एक राजनीतिक थर्मामीटर बन गया था। और फिर 9 फरवरी 2013 को सुबह तड़के बिना किसी को बताए तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। उसके परिवार को खबर नहीं दी गई। उसकी पत्नी को नहीं बताया गया। उसके बेटे को नहीं बताया गया। सरकार ने कहा यह कानून के मुताबिक हुआ। आलोचकों ने कहा यह राजनीतिक फैसला था। सच्चाई
सच्चाई जैसी अक्सर होती है दोनों के बीच कहीं दबी हुई थी। लेकिन जो सवाल उस हमले ने उठाए थे वो आज भी पूरी तरह नहीं सुलझे। उस सफेद एम्बेसडर में बैठे 5 आतंकी आखिर कहां से आए थे, उन्हें ट्रेनिंग किसने दी, फंडिंग कहां से आई, वो नकली स्टिकर कैसे बना, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उनका मकसद संसद थी या वो किसी बड़े खेल का एक मोहरा थे। इन सवालों के जवाब आज भी सरकारी फाइलों में बंद हैं। 13 दिसंबर 2001 वो दिन जब भारत का लोकतंत्र एक बाल की चौड़ाई से बचा। उस दिन जो जवान शहीद हुए वो चाहते तो भाग सकते थे, वो चाहते तो छुप सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चुना जो उन्होंने वर्दी पहनते वक्त चुना था। कमलेश कुमारी की उम्र महज 28 साल थी। उन्होंने उस दिन एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। उन्हें पता था सामने हथियार हैं, फिर भी वो नहीं हटी। शायद इसीलिए आज हम यहाँ हैं। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी उस नाजुक धागे की है जिस पर लोकतंत्र टिका होता है। वो धागा जो कभी कभी इतना पतला हो जाता है कि एक इंसान की एक हरकत पूरी तारीख बदल देती है। 13 दिसंबर को जो हुआ वो भूलना आसान है, लेकिन जो बचाया गया उसकी कीमत को भूलना हमें नहीं चाहिए।